राजद्रोह खत्म, ऐसा बोला गृह मंत्री ने आज पार्लियामेंट यानी संसद को एड्रेस करते हुए। क्यों कहा, जानते हैं इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। एक नया चैनल, एक नई शुरुआत, जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन भी दबाएं। यह चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि इंसाफ प्रोवाइड करने का जो सिस्टम देश में हुआ करता था वो कितना इफेक्टिव था, इस चीज को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो सेक्शंस और जो जितनी दफाएं लगा करती थी, दफा 420, दफा 218, 124, 497, जितनी भी दफाएं थी क्राइम की या पेनल्टीज की, वो जिन कानूनों के तहत लगा करती थी उन कानूनों को हटा दिया गया है। इन कानूनों को आप जानते हैं इंडियन पीनल कोड के नाम से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से और एविडेंस एक्ट के नाम से। तो ये जो तीन तीन कानून हैं इनको कॉलोनियल एरा के कानून माना जाता है, क्योंकि उस जमाने में जो कानून आए थे अंग्रेज द्वारा बनाए गए थे, और ये कानून बहुत ज्यादा हार्श या बहुत ज्यादा जो है वो दंड देने वाले कानून थे। इनको प्यूनिटिव एक्शंस वाले कानून कहा गया था। ये कानून इंसाफ देने वाले कानून नहीं थे। दे वर नॉट लॉज विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग जस्टिस। तो ये स्पेसिफिक, देखिए फर्क होता है जस्टिस प्रोवाइड करने में और आप सजा देने में, दो अलग अलग चीजें होती है। जस्टिस में भी सजा आती है, लेकिन यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ दंड दे रहे थे कि तुमने ऐसा करा, अब तुम्हें मार दिया जाएगा, अब तुम्हारे ऊपर यह कानून लगेगा, इतनी दफा लगेगी। तभी इनको कॉलोनियल लॉ, वेरी हार्श लॉज जो है कहा जाता था। इट्स अबाउट टाइम कि ये कानून रिप्लेस हो और इनकी जगह जो नए कानून आए हैं उन कानूनों को एक सेट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस लॉज कहा जा रहा है। उन तीनों कानूनों के नाम आपके समक्ष रखे गए हैं। पहला है भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंडियन पीनल कोड की जगह आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है भारतीय सख्शिया बिल। ये तीन बिल जो है इनका प्रस्ताव रखा गया है पार्लियामेंट में, जो कि इन तीन कॉलोनियल लॉज को रिप्लेस करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन से कोई भी ऑपोजिशन आएगा इन पर्टिकुलर लॉज पे, क्योंकि ये कानून वाकई में प्यूनिटिव थे। ये जो कानून थे ये सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटाइज करते थे कि कैसे दंड दिया जाए। दे वर वेरी हेवी ऑन क्रिमिनल्स, वेयर एज इट शुड फोकस ओनली ऑन जस्टिस, ऐसा होम मिनिस्टर का कहना था। तो इसलिए हम पहली चीज जो समझेंगे आज वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। जस्टिस यानी कि इंसाफ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आप उन लोगों के साथ इंसाफ करें जिनके साथ क्राइम हुआ है, जिनके साथ बुरा हुआ है, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई अथॉरिटी हो, या कोई आप और हम जैसा इंडिविजुअल हो। एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जो घर में रहता है, जिसके साथ किसी, भगवान ना करे, किसी के साथ क्राइम हो जाए। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस तरीके के कानून और कौन सी दफा लगेगी और उनमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो है अटैच्ड होंगे, कौन कौन सी संस्थाएं उसमें अटैच्ड होंगी, इस बारे में क्लैरिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत दी गई है। तो जितनी संस्थाएं हैं उनके नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन इस कानून के तहत इनको एक्सप्लिसिटली स्टेट करा गया है लॉ में। जैसे कि पुलिस फोर्स, ऑब्वियसली पुलिस फोर्स ही एक्शन लेगी। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हम पुलिस के पास ही जाएंगे, पुलिस फोर्स। दूसरा है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ, सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, या आपके आसपास जो भी जो भी न्यायालय है आप उसके पास जाएंगे। अगर वो रूरल एरिया में होगा तो न्याय पंचायत जाएंगे। तो ये जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड अदर सपोर्टिव एजेंसीज, ये तो खैर कानून बनाने वाले हैं। प्राइमरली जो है पुलिस फोर्स, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस आपके हमारे लिए यूजफुल है, और ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो है ये अप्लाई करेंगे सेट ऑफ लॉज को। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज अ सेट ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस दैट एम टू प्रिवेंट एंड पनिश क्राइम्स, कि आपको क्राइम को प्रिवेंट करना है और अगर किसी वजह से क्राइम हो जाए तो उन लोगों को सजा देनी है, व्हाइल इंश्योरिंग द राइट्स एंड सेफ्टी ऑफ ऑल द पीपल, कि आपको सब लोगों के जो है राइट्स, जिसमें ह्यूमन राइट्स भी आते हैं, और सेफ्टी को इंश्योर करना है। दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी डन, ये चीज करनी है। अब आप लोगों को यह लगेगा कि पुराने कानून में ऐसी क्या दिक्कत थी, व्हाट वर द इश्यूज विद द ओल्ड लॉज। फिल्में देखिए, जॉली एलएलबी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या हो रहा है ये?
व्हाट इज हैपनिंग, क्यों तारीख पे तारीख? क्योंकि कितने जजेस हैं पूरे हिंदुस्तान में? 21,000 जजेस हैं। और कितने केसेस पेंडिंग हैं? 4,70,00,000, 4.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन इंडियन कोर्ट्स। जॉली एलएलबी आप देखेंगे उसमें ये चीज स्टेट करी गई है, और ये तो खैर बहुत कॉमन नॉलेज है, अखबारों में हमें देखने को मिलता है और हर जगह मिलता है कि केसेस आर पेंडिंग। सो देयर आर हाउ मेनी जजेस? there is less than there are 2.1 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। 2 जजेस हैं एक 10 लाख लोगों पे, 10 लाख केसेस पे। तो अब आप सोच के देखो, इतने केसेस पेंडिंग हैं, इतने केसेस पेंडिंग हैं, ये अपने आप में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि एक आदमी जो है आसरा लगा के कोर्ट के पास गया है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, उसका नंबर उसकी डेथ के बाद आता है। हर्षद मेहता का केस उसकी डेथ के बाद चलता रहा, जो उसके भाई ने बाद में लड़ा। कई बार ऐसा होता है कि रेप विक्टिम्स का नंबर आता है जब उनकी मौत हो जाती है। तो ये अपने आप में ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? उसके सिवा जो भी लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, अंडर ट्रायल यानी कि जिन लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिला है, चार्जशीट फाइल हुई है, या उनके खिलाफ कुछ आप एविडेंस ढूंढ रहे हो, उस दौरान जितने टाइम उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है वो जेल में है, उनको अंडर ट्रायल प्रिजनर कहा जाता है। अभी साबित नहीं हुआ है, अभी सजा नहीं मिल रही है, उन लोगों को जेल में रखना इतने सालों तक, और वो सालों साल जेल में रहते हैं, ये अपने आप में ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? और जेल की स्थिति तो आप जानते हैं, आप संजय दत्त के इंटरव्यूज देखिए, आपको पता लगेगा जेल की क्या स्थिति है, जेल में क्या होता है, वहां तो और वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का। तो इस वजह से ये एक बहुत कॉमन नॉलेज है कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, जजेस हैं बहुत कम, जिसकी वजह से जस्टिस डिले होता है। और किसी ने बहुत सही कहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि आपने इंसाफ को डिले करा, बहुत ज्यादा आगे खींचा, तो आपने इंसाफ जो है मना कर दिया कि हम आपको इंसाफ नहीं दे सकते। सो देयर आर मोर देन 4.7 करोड़ केसेस इन इंडियन कोर्ट्स, और इसकी वजह से वायलेशन ऑफ राइट है टू स्पीडी ट्रायल एंड लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन द सिस्टम। जाहिर सी बात है, भरोसा खत्म होगा कि कोर्ट जाके क्या करे, केस तो खत्म ही नहीं होगा, और इसमें वकील पैसा बनाते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर ओनली 21 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। एक 10 लाख लोगों पे सिर्फ 21 जजेस हैं। ये 2023 का आंकड़ा है, इस साल का। 400 वैकेंसीज है हाई कोर्ट में, और तकरीबन 35% स्टाफ की रिक्वायरमेंट है जुडिशरी लोअर पोस्ट, लोअर जुडिशरी में, जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो आप सोच के देखिए, इतनी सारी वैकेंसी है, 35% पोस्ट, तो ये भरते क्यों नहीं भरते हैं? तो अपने आप में दिस लीड्स टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सो राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड, जिनके खिलाफ आपने एक्यूजेशन लगाया है, जिन पे आपने इल्जाम लगाया है, लेकिन एविडेंस नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है, वो अंडर ट्रायल है। विक्टिम्स, जो विक्टिम है उसके साथ तो वैसे ही नाइंसाफी हो रही है। विटनेसेस, अदर स्टेक होल्डर्स, सबके खिलाफ जो है प्रॉब्लम है, प्लस टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनकाउंटर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि ये नया है, इन चीजों पे पिछले 30 साल से, सन 1993 से कमिटीज अपॉइंट करी गई है, और उनकी रिकमेंडेशंस आ रही है। उन कमिटीज के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कमिटीज के नाम पता होने चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स में आपको इनके नाम पता होने चाहिए। कमिटी जिसको आपने बोला, वोहरा कमिटी 1993, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, की पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच का नेक्सस, जो उनका गठबंधन है, ये खत्म होना चाहिए। तो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, क्रिमिनल्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स, इसको खत्म करो, सारे इंस्टीट्यूशंस को अलग करो। बिल्कुल सही रिकमेंडेशन दिया है। मालीमात कमेटी 2013 क्या 2003 क्या बोलती है? न्यू कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस कॉल्ड सोशल वेलफेयर ऑफेंसेस फॉर माइनर वायलेशंस दैट कैन बी डेल्ट विद बाय इंपोजिंग फाइन्स और कम्युनिटी सर्विस। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इन्होंने सिर्फ माइनर्स के लिए बोला, ये ठीक करो। उसके बाद आता है माधव मेनन कमेटी, जो नेशनल पॉलिसी ऑन क्रिमिनल जस्टिस की बात कर रहे थे। जरूरी है ह्यूमन डिग्निटी के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए, बहुत जरूरी है। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, जो 2006 में आया। स्टेट सिक्योरिटी बनाए, फिक्स टेन्योर करे डीजीपी का, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन और कानून को अलग अलग करें। इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले करते हैं, कानून अप्लाई लॉयर्स करते हैं, दोनों को आपस में मिलना नहीं चाहिए। तो ये जो है, ये सारी कमिटीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बात यह है कि 30 साल से बात चल रही थी, और हमेशा आप जानते हैं कि सिस्टम कितना स्लो है। फाइनली देखिए, काम करने से होता है, तो काम करा तो कुछ चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या है? What are the changes that have been applied in these 3 bills? इन तीनों कानूनों में किस तरह के चेंजेस हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? पहला चेंज, सबसे पहला चेंज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोविजन है, ये
सेडिशन का प्रोविजन है जो आईपीसी इंडियन पीनल कोड में मेंशन्ड है, आर्टिकल 124 कैपिटल ए। इसको एक ड्रैकोनियन लॉ माना जाता है। इस कानून के तहत अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोले तो सरकार आपको बिना किसी सबूत के जेल में डाल सकती है और एक अंडर ट्रायल प्रिजनर की तरह रख सकती है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज के, इनडेफिनेटली। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप कब तक किसी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करोगे या कब तक आप इन्वेस्टिगेशन खत्म करोगे। ये एक ड्रैकोनियन लॉ माना जाता था जिसके तहत गांधी बापू और कई सारे फ्रीडम फाइटर्स भी जेल गए थे उस जमाने में। लेकिन अब तो हम आजाद हैं, तो आजादी के 75 साल बाद भी ये कानून चल रहा है, ये अपने आप में शर्मनाक बात है। इस वजह से इस कानून को हटाना बहुत जरूरी था। तो सेडिशन लॉ को किस तरीके से हटाया गया है ये देखिएगा। इट वॉज वाइडली क्रिटिसाइज्ड क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 19 को, फ्री स्पीच को जो है कर्ब करता था। इसको हटाया गया है क्योंकि टाइम बाउंड ट्रायल और टाइम बाउंड चार्जशीट कर दी गई है। 180 डेज के अंदर आप जो है चार्जशीट फाइल करोगे, which can speed up the trial process obviously and prevent indefinite delays। और इसके साथ साथ यह बताया गया है कि पुलिस हर 90 दिन में अपडेट देगी। इट इज मैंडेटेड दैट पुलिस मस्ट इन्फॉर्म अबाउट द स्टेटस ऑफ कंप्लेंट इन 90 डेज की कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है। आपने जाके एफआईआर करवाई, 90 दिन के अंदर अंदर पुलिस वाले बताएंगे कि क्या एक्शन हुआ। और जहां तक चार्जशीट की बात है, 180 दिन अगर एफआईआर फाइल हो गई है तो चार्जशीट जो है 180 दिन में फाइल होनी चाहिए। बहुत जरूरी प्रोविजन है, वरना तो सालों साल चलता रहता है। which can enhance accountability and transparency। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंट होगी क्योंकि टाइम बाउंड ट्रायल है, जैसे जुडिशरी में, ट्राइब्यूनल्स में होता है। दूसरा चेंज बहुत जरूरी है कि आप जो है, आप डीएनए एविडेंस को जो है एडमिसिबल माने कोर्ट ऑफ लॉ में, और आप इसमें जो है एडमिसिबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट और चेन ऑफ कॉन्सेंट भी लेंगे, और चेन ऑफ कस्टडी की किसके पास डीएनए एविडेंस है, आप सबको कोर्ट में अलाउ करेंगे। इट कैन एनहांस एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस। क्राइम जल्दी सॉल्व होगा इसकी वजह से। तो ये भी बहुत जरूरी है, स्पेशली आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में दिस इज हाईली रिक्वायर्ड। तीसरा चेंज है, बहुत जरूरी है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये नई लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इस चीज को एक्सप्लिसिटली कानून में पहली बार डाला गया है। ये इंटरनेशनल लॉज में, हॉलीवुड मूवीज और टीवी सीरीज से आई ये चीज, लेकिन हमने एक्सप्लिसिटली कानून में डाला है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो आप इस प्रिजम्पशन पे चलोगे कि इस आदमी के खिलाफ जब तक आपको सबूत नहीं मिलेगा वो क्या है, वो निर्दोष है, वो इनोसेंट है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की भावना है जिस चीज पे काम हुआ है। और जो आखिरी चेंज है, इंपॉर्टेंट चेंज है, वो ये है कि सीआरपीसी का जो सेक्शन है उसको बदल के 41A को 35 कर दिया। इसका मतलब यह है कि बिना प्रायर अप्रूवल के, बिना परमिशन के आप किसी को अरेस्ट नहीं करोगे। और अप्रूवल किससे मिलना चाहिए? रैंक ऑफ डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। किसी एसएचओ या उसके लोअर अथॉरिटी के इंसान से अप्रूवल मिले आप अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर अरेस्ट करना है तो डीएसपी के रैंक के इंसान के साथ करना होगा, स्पेशली फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल बाय लेस देन 3 years और फॉर इंडिविजुअल्स एजेड 60 years ऑफ अबव, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत जरूरी चेंजेस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और इन्हीं चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्री ने क्या बोला कि हमने राजद्रोह को खत्म किया है। वी हैव एंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ राजद्रोह। सेडिशन को खत्म करने का मतलब ही यही है कि अब आप राजद्रोह टॉलरेट नहीं करोगे। आप कंट्री के खिलाफ नहीं बोलोगे, आप कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी के खिलाफ नहीं बोलोगे। आप सरकार को पेट भर के गाली दो। और यह गृह मंत्री ने खुद बोला, जिस सरकार को गाली पड़ती है उसी ने अपने ऊपर को प्रोटेक्ट करने वाला प्रोविजन या कानून सेडिशन का हटाया है, अपने आप हटाया है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रोविजन है। इसको कौन सा ऑपोजिशन गाली देगा, क्योंकि सरकार ने अपने पैर पे एक तरीके से कुल्हाड़ी मारी है। So justice is an umbrella term that encompasses both the victim and the culprit, and these new laws will ensure political, economic and social justice with an Indian ethos। इसके तहत ये चलेगा। स्वराज्य is not just self rule but also means our own justice system, language, culture and system of governance। हमारा system of governance जो है वो भी चलता है। तो ये जो बिल्स हैं इनको बोला गया है that these are made by the Indians, for the Indians and by an Indian parliament, जिससे सबको पूरी तरीके से इंसाफ मिले, किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ ना इंसाफी हुई है। और यही भारत का नया विजन है, न्यू विजन फॉर इंडिया, जिसमें ये टर्म्स या ये वर्ड स्टेट करे गए हैं
कि प्रोग्रेसिव स्टेप है। वी एज अ नेशन हैव डन अ सिग्निफिकेंट टू क्रिएट अ लैंडमार्क इवेंट, न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, इफेक्टिवली सर्व्स द नीड्स ऑफ इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन। हमारी जितनी डाइवर्सिटी है उस चीज को सपोर्ट करते हुए इस चीज को अप्लाई करा गया है, भारत के नए विजन को अप्लाई करा गया है, या नए भारत के विजन को अप्लाई करा गया है। तो राजद्रोह खत्म होता है, और यह बहुत खुशी की बात है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कॉलोनियल लॉज जो हैं वो भी खत्म कर दिए गए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।